नमस्कार, मैं मोहन पांडे। आप जुड़े हुए हैं आस्कर एजुकेशन से। जैसा कि हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इससे पहले क्लास में कुछ पढ़ाए थे, आज जो है हम ये देखेंगे द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब इसमें हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज। तो हमने थोड़ा सा बताया था कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज के बारे में दो साइंटिस्ट ने अपना अपना मत दिया, अपना अपना एक्सपेरिमेंट किया है। एक ग्रिफिथ और एक हर्शे एवं चेज। अब दोनों लोगों का बारी बारी से हम लोग एक एक का देखते हैं। तो देखिए, ये है परफॉर्म बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928। ग्रिफिथ ने 1928 में अपना एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पे किया था? चूहे पे, रैट पर। क्या था? तो उन्होंने लिया डीएनए का स्ट्रेन। क्या लिए? डीएनए का स्ट्रेन लिए। एक था आर स्ट्रेन और एक था यस स्ट्रेन। आर मतलब रफ और यस मतलब स्मूथ। अब इसमें था आर स्ट्रेन जो था वो नॉन वायरुलेंट था और यस स्ट्रेन जो था वो था आपका वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट और वायरुलेंट का मतलब ये हुआ, नॉन वायरुलेंट मतलब कि इन्फेक्टेड नहीं और वायरुलेंट मतलब इन्फेक्टेड। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जब किया तो यहां पर देखिए, ये लिए आर स्ट्रेन है और ये आपका यस स्ट्रेन है। इन्होंने क्या किया? जब आर स्ट्रेन को, आर स्ट्रेन मतलब नॉन वायरुलेंट को जब चूहे में प्रवेश कराए, इंजेक्ट किए, तो चूहा क्या रहा? लाइव। चूहा क्या रहा? लाइव। यानी कि जो ये आर स्ट्रेन का डीएनए था वो चूहे के डीएनए से मिल गया और चूहे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब यहां पर देखते हैं, ये यस स्ट्रेन का था डीएनए खंड। इसको लाकर जब चूहे में इंजेक्ट कराए तो यहां पर चूहा क्या हुआ? डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन। यानी कि जो स्ट्रेन था, अब इससे हमको ये भी जानकारी हो गई, जो डीएनए का स्ट्रेन लिए थे वो वायरुलेंट स्ट्रेन, वो किससे इन्फेक्टेड था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से, उसके डीएनए स्ट्रेन को लिए थे। तो जब चूहे में प्रवेश कराया तो चूहा क्या हुआ? चूहा डाई ऑफ कर गया। अब अगेन देखा गया, अब हीट किल्ड यस स्ट्रेन, मतलब कि जो वायरुलेंट स्ट्रेन था उसको क्या किया गया? गर्म करके जब चूहे पर डाला गया तो फिर क्या हुआ? चूहा फिर क्या? डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन। यानी कि चूहा क्या हुआ? मर गया। कब? जब डीएनए को, यस स्ट्रेन को चूहे में प्रवेश करा गया। अब यहां पर लिया गया आर स्ट्रेन विथ हीट किल्ड यस स्ट्रेन। यानी कि जो ये वाला स्ट्रेन है, इस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिलाकर जब दिया गया तो यहां पर देखिए लाइव यस स्ट्रेन रिकवर्ड। यानी कि जो यस स्ट्रेन था वो क्या किया? चूहे पर कोई अपना प्रभाव यस स्ट्रेन का नहीं पड़ा, लेकिन जो यस स्ट्रेन कैसा था? वायरुलेंट था। वायरुलेंट था। तो वायरुलेंट होने के कारण वो अपना इन्फेक्शन चूहे पर कॉज किया, डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन। यानी कि चूहा क्या हुआ? फिर मर गया। अब यहां पर हम देखते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ये ग्रिफिथ का आपका आ गया एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने क्या किया था? अब ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पे हम लोग देखते हैं। ग्रिफिथ ने क्या किया? बैक्टीरियोफेज। क्या लिए? बैक्टीरियोफेज लिए। बैक्टीरियोफेज लिए। बैक्टीरियोफेज को क्या किए? बैक्टीरिया पर इन्फेक्ट कराए बैक्टीरियोफेज से। अब वही यहां पर हमको देखना है। तो देखिए लिखा है द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी ए प्रोटीन। मतलब कि इससे पहले जब हमको ये जानकारी नहीं थी कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है,
तो उससे ये हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, प्रोटीन है। लेकिन धीरे धीरे जब एक्सपेरिमेंट होना शुरू हुआ तो यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है आपका आरएनए और डीएनए। अब यहाँ पर जब दोनों को मिक्सअप करके किया गया तो प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स ट्रांसफॉर्म्ड आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म्ड डी, यानी कि अब यहाँ पर हीट किल यस स्ट्रेन जब पहुंचा है तो कौन लेकर पहुंचाया है, डीएनए ही। कौन पहुंचाया है, डीएनए ही। तो इससे ये सिद्ध होता है क्या कि डीएनए ही क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। अब आता है क्या आपका जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, यानी कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। उसके बारे में किसने बताया, हर्शे एवं चेज ने। इससे पहले का जो एक्सपेरिमेंट था वो किसका था, ग्रिफिथ का था। अभी जो एक्सपेरिमेंट है वो किसका है, हर्शे एवं चेज का। अब देखते हैं यहां पर देखिए, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज प्रूव्ड क्या, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। अब देखते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है बैक्टीरियोफेज पर एक्सपेरिमेंट किया गया, बैक्टीरियोफेज के द्वारा। देखिए यहां पर लिया गया है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है, रेडियो एक्टिव एक फास्फोरस स्ट्रेन, डीएनए स्ट्रेन में क्या है, रेडियो एक्टिव विथ फास्फोरस है। कल्चर्ड प्लेट है ये। कल्चर मतलब कि ऐसे सूक्ष्म जीवों को ओरिजिन करना। कल्चरेशन का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों का ओरिजिनेशन, उत्पत्ति होना। तो यहां पर देखिए बैक्टीरियोफेज विथ रेडियो एक्टिव डीएनए फास्फोरस है, बैक्टीरियोफेज विथ रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट सल्फर है। अब इन दोनों को क्या, एक ये वाला आपका इसका डीएनए इसमें प्रवेश कराया गया और ये बैक्टीरियोफेज में इनका, यानी कि एक में रेडियो एक्टिव सल्फर, एक में रेडियो एक्टिव फास्फोरस, दो बैक्टीरियोफेज लिया गया। अब दोनों बैक्टीरियोफेज को किस पर कराया गया, बैक्टीरिया पर आक्रमण। तो देखिए बैक्टीरियोफेज है ये। अब सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कोट, यानी कि प्रोटीन कोट से घिरा हुआ सल्फर भी है इसमें। अब इसको क्या कराया गया, बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन। बैक्टीरिया पर क्या कराया जा रहा है, इन्फेक्शन। कौन बैक्टीरिया है ये, तो ई कोलाई नामक बैक्टीरिया है। ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पर जब कराया गया इन्फेक्शन तो क्या हुआ, तो इनका यानी कि इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए कहां पर आया, आपके इस बैक्टीरिया में। अब आपस में दोनों ब्लेंड कर रहे हैं, ब्लेंड किए तो इनका जो डीएनए था वो इस बैक्टीरिया में आ चुका है। अब होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन तो अब यहां पर देखिए लिखा है, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन द सेल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर यहां पर डिटेक्ट यानी कि नहीं पाया जाएगा, किसमें, बैक्टीरिया में। अब आगे देखते हैं, अब फास्फोरस वाला आया। अभी तक हमने सल्फर का देखा थे, अब फास्फोरस को देख लिया गया। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी वही चीज, प्रोसेस सब सेम रहेगा। बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन कराया जाएगा, आपस में ब्लेंड होंगे, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब आपस में मिल जाना। अब आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन रेडियो एक्टिव फास्फोरस डिटेक्टेड इन सेल, यानी कि जब फास्फोरस से कराया गया जो डीएनए था बैक्टीरियोफेज का, वो कैसा, रेडियो एक्टिव विथ फास्फोरस था। वो जब सेल में देखा गया तो क्या हुआ, यहां पर पाया गया। ठीक है, फिर अब देखा गया, कॉन्सेप्ट टेस्ट है ये आपका। अब यहां से हम यहीं पर बोल सकते हैं क्या, कि जब यहां पर डीएनए पाया गया, कैसा, फास्फोरस वाला, कैसा, फास्फोरस। हम सभी लोग जानते हैं कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड, इससे पहले वाले क्लास में हमने बताया था, न्यूक्लियोटाइड बनता है किससे, तो नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फेट। तो वही चीज है यहाँ पर, यानी कि जब डीएनए में क्या जा रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या, तो वो डिटेक्टेड हुआ कौन,
फास्फेट युक्त डीएनए मटेरियल था, किसमें? सेल में। इससे सिद्ध होता है क्या कि डीएनए ही क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। अब देखिए यहां पर लिखा है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। तो आप लोग और बड़े क्लास में जाएंगे तो बैक्टीरिया में एक टॉपिक पढ़ी जाती है, वो होता है क्या? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है? तो बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया पर आक्रमण कराया जाता है। आक्रमण मीन्स इन्फेक्शन कराया जाता है, यानी बैक्टीरियोफेज होते ही है क्या? बैक्टीरिया को खाने वाले। तो यहाँ पे लिखा है ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ए वायरस ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। यानी कि ट्रांसडक्शन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या? वायरस, बैक्टीरिया फेज क्या है? तो बैक्टीरिया फेज को हम बोलते हैं वायरस ऑफ बैक्टीरिया। तो इनको ट्रांसफर करता है किसमें? एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में। वायरसेस कॉल्ड बैक्टीरियोफेज आर एबल टू इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल। यानी कि ऐसे वायरस जो क्या करते हैं? बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए के गुण क्या है? तो देखिए यहां पर देखिए ये डीएनए का खंड है आपका। अब ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या होंगे? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यहां पर ये एचआईवी वायरस है और ये है टोबैको मोजेक वायरस। अब इसका क्या होना है हम यहां पर देखते हैं। ये चीजें हमने आप लोगों को बता रखी है कि डीएनए बनता किससे है, न्यूक्लियोटाइड से, ये सारी चीजें आपकी थी। अब हम यहां पर देखते हैं हाउ डिड हर्शे एंड चेज डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन। मतलब कि हर्शे और चेज ने डीएनए और प्रोटीन के बीच में क्या भिन्नता बताया है, डिफरेंशिएट। देखिए हर्शे एंड चेज, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जब अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, अब सॉरी हाँ डीएनए है, तो उससे पहले प्रोटीन को माना जाता था क्या? जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ हो गया कि प्रोटीन नहीं डीएनए है, तो अब दोनों के बीच में डिफरेंशिएट वही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा है हर्शे एंड चेज वर्कड विथ बैक्टीरियोफेज एंड ई कोलाई। मतलब कि इन्होंने क्या किया? बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई नामक बैक्टीरिया के साथ काम किया। प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और उन्होंने प्रूफ किया कि डीएनए ही क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। दे यूज्ड डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स टू लेबल डीएनए एंड प्रोटीन कोड ऑफ द बैक्टीरियोफेज। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के इन्होंने लिए थे स्टैंड, किसके? डीएनए, हाँ डीएनए के। क्या क्या? एक था रेडियो एक्टिव फास्फोरस और एक था रेडियो एक्टिव सल्फर। तो जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस था वही आपका क्या किया था? वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाने का काम किया था। फिर दे ग्रीव सम बैक्टीरियोफेज ऑन ए मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फास्फोरस टू आइडेंटिफाई डीएनए एंड सम ऑन ए मीडियम। यानी कि ये फास्फोरस के कारण ही आइडेंटिफाई हो पाया डीएनए का। फिर कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर टू आइडेंटिफाई प्रोटीन। यानी कि जो रेडियो एक्टिव सल्फर थे वो आइडेंटिफाई किसको किए? प्रोटीन को। और जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस था वो आइडेंटिफाई किसको किया? डीएनए को। इसी के थ्रू प्रूफ हुआ था कि डीएनए ही क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। अब हम देखते हैं आगे आरएनए वर्ड। आरएनए वर्ड का मतलब हो गया आरएनए का संसार। आरएनए का संसार मतलब ये कि आरएनए के बारे में अब हमें जानना है। तो लिखा है विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए। तो आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले हम बता दें
वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या होते हैं, डीएनए या फिर आरएनए। वायरस ही है एक ऐसा जीव जिसमें या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। और अधिकांश प्लांट वायरस में आरएनए क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब देखते हैं आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे आगे। यहाँ पे एक टॉपिक आएगा रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति, रेप्लिकेट करना। देखिए अभी कुछ समय पहले कोरोना वायरस था। कोरोना वायरस में क्या हुआ था कि जो वायरस था वो आरएनए कंटेनिंग था। क्या था, आरएनए कंटेनिंग। आरएनए कंटेनिंग होने के कारण उसमें रेप्लिकेशन की क्षमता क्या होती है, बहुत तेजी से होती है। रेप्लिकेशन का मतलब ये हुआ अगर एक वायरस पहुंचा तो वो बहुत जल्दी ही अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी इस तरीके से प्रतिकृतियां बनाते हुए चले जाते हैं और इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। जैसे सर्दी जुकाम ही ले लीजिए, आपको एक दिन के लिए हल्का थोड़ा बहुत एहसास होगा, दूसरे दिन आपको काफी सर पकड़ लेगा। तो यही चीज क्या होती है, रेप्लिकेशन में होती है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। रेप्लिकेशन के एक्सपेरिमेंट है। रेप्लिकेशन द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। दे ग्रुव ई कोलाई इन ए मीडियम कंटेनिंग हैवी आइसोटोप्स ऑफ N15 न्यू ई कोलाई सेल्स वेयर ऑब्टेन्ड कंटेन N15 आइसोटोप्स। यानी कि ई कोलाई बैक्टीरिया को एक मीडियम में रखा गया है जिसमें क्या है, आइसोटोप्स नाइट्रोजन 15। यहां पर क्या है, वही चीज है। अब दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज सेपरेटेड बाय नॉर्मल डीएनए। यानी कि अब जो ये मॉलिक्यूल्स जो आ जा रहे हैं आपके, कौन कौन, आइसोटोप्स N15, वो क्या करेंगे, डीएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट कर देंगे एक दूसरे से। किससे, तो नॉर्मल डीएनए से। सेंट्रीफ्यूगेशन इन ए सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने अभी बताया, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है। सेंट्रीफ्यूज तो फिलहाल एक मशीन होती है, उसमें क्या किया जाता है कि कोई भी हमें स्मॉल पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ता है, सेंट्रीफ्यूज का। तो वही चीज है। अब सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब उसके बाद से क्या, यहां पर वही चीज है, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स वेयर सिंथेसाइज्ड कंटेन्स डीएनए विथ N14 एंड N15। यानी कि अब नया डीएनए मॉलिक्यूल्स हमें प्राप्त हो जाएगा। एक क्या, एक जो है N15 होगा और एक N14 होगा। अब आगे बढ़ते देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एंजाइम दैट सिंथेसाइज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। यानी कि वह उस एंजाइम का नाम बताना है जो रेप्लिकेशन के दौरान पॉलीन्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज्ड कर देता है। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बनता है, तो वहां पर कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लिखा भी है। द डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई रिक्वायर्स ए सेट ऑफ एंजाइम्स। यानी कि डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है किसमें, ई कोलाई में, तो उनको किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, ए सेट ऑफ एंजाइम्स। द मेन एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट। यानी कि जो मुख्य एंजाइम होगा वो डीएनए पर आधारित होगा। उसे हम किस नाम से जानेंगे, डीएनए पॉलीमरेज के नाम से जानते हैं। अब है
ट्रांसक्रिप्शन। तो ये मैंने आप लोगों को सेंट्रल डोग्मा मैंने बताया था, तो उसमें मैंने ये आप लोगों को ये सारी चीजें समझा डाली थी। अब कुछ खास चीजें अब नहीं है। हाँ, ये था आप लोगों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जेनेटिक कोड क्या है, कैसे क्या होता है जेनेटिक कोड के बारे में। तो देखिए, जेनेटिक कोड, ये जो चार्ट बना है ये बनाना भी बहुत सरल है। और ये होता कैसे है, तो मैंने आप लोग को बता रखा था कि डीएनए से बनता है कौन, आरएनए। यह भी आप लोगों को हम बता चुके हैं कि किस तरीके से जेनेटिक कोड कैसे होते हैं। तो मैंने बताया था कोडान के रूप में होते हैं, ट्रिपलेट होता है, ये सारी चीजें बता रखी हैं। बस अभी हम आप लोगों को यहाँ पर बस ये बता दें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बेसिस पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जेनेटिक कोड क्या है, उसको समझाएं। तो जेनेटिक कोड आप ये अभी समझ लीजिए, डीएनए में होता क्या है, ATGC, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन। जब यहां पर जब होगा ट्रांसक्रिप्शन, मैंने बताया था यहां पर ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर होगा ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो यहां पर मैंने आप लोग को बताया था एटीजीसी की जगह आरएनए में क्या आ जाएगा, AUGC। क्या आएगा, AUGC। अब यही AUGC क्या होंगे आपके, देख लीजिए यही सब हैं, A है, U है, G है, C है। यही क्या करते हैं, आपस में जब ट्रांसलेटेड होंगे तो ये एक अलग अलग प्रकार के प्रत्येक कोडान क्या बनाएंगे, अमीनो एसिड। ये सब क्या है, अमीनो एसिड है, और ये एक एक कोडान है। हमने अभी बोला कि जो कोडान होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। अब देखो, इसको बनाने के लिए कोई इसमें कठिनाई नहीं है। आपको बनाना है इस तरीके से, कुल मिला के 64 कोडान बनेंगे। यहां पर लिखेंगे UCAG, वैसे यहां पर भी UCAG। फिर ऐसा करेंगे 4 लाइन, यानी कि 4 लाइन का एक बॉक्स बनाएंगे। उसमें क्या क्या, एक में UCAG, फिर वैसे ही सेम जस्ट लाइक ऐसे ही 4 बार आपको कर लेना है। अब यहां पर क्या करना है, एक U ये वाला, फिर U ये वाला, और फिर इसी सामने U। ठीक है, इसी तरीके से आप अब इधर भी चलेंगे तो जो जिसके सामने होगा सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। अभी मान लीजिए कि अभी कोई पूछ ले सर ये कैसे हुआ, तो यहां पर देखिए U है पहले, तो U लिख लिया गया। किसके बीच में हम है, C लिख लिया गया। सामने कौन है, G लिख लिया गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये आपका जेनेटिक कोड बनाते हैं। देखो लिखा भी है, देयर आर 4 बेसिस कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, कोड फॉर 64 कोडान्स, दैट मीन्स ए कोडान इज ट्रिपलेट। यानी कि 4 बेसेज मतलब नाइट्रोजिनस बेस। कौन कौन था, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन, ये इतने हैं आपके। और ये बनाते क्या है, 4 बेस, यानी कि ये जो 4 कोड है कितने, 20 अमीनो एसिड को। और कितने कोडान बनते हैं, 64। दैट मीन्स कोडान इज किस रूप में होंगे, ट्रिपलेट के रूप में होते हैं। इस तरीके से आपका बनता है। अब देख लीजिए कुछ जेनेटिक कोड के बारे में कुछ है, इसको समझ लेते हैं। साइलेंट फीचर, कुछ इसके लक्षण है। द कोडान इज ट्रिपलेट, कोडान कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। 61 कोडान कोड फॉर अमीनो एसिड, यानी कि 61 कोडान क्या होंगे, अमीनो एसिड बनाने के काम में आएंगे। एंड 3 कोडान डू नॉट कोड फॉर मेनी अमीनो एसिड, 3 जो कोडान होंगे वो किसी भी प्रकार के अमीनो एसिड को नहीं बनाते हैं। हेंस दे फंक्शन एज स्टॉप कोडान, इस प्रकार हम इनको क्या बोल देते हैं, स्टॉप कोडान बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है,
वन कोडान कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, यानी कि एक कोडान केवल एक अमीनो एसिड को कोड करता है। हेंस इस प्रकार इट इज अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये मुख्य होते हैं। सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडान, यानी कि कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो एक से अधिक कोडान को बनाते हैं। हेंस दे कोड इज डीजेनरेट, यानी कि इस प्रकार ये कोड को डीजेनरेट भी करते हैं। द कोड इज रीड इन mRNA, मैंने आप लोग को बताया था mRNA में ही क्या होता है, ऑल मैसेजेस अवेलेबल रहते हैं। इन ए कॉन्टिजियस फैशन देयर आर नो पंक्चुएशंस, द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, यानी कि कोड कैसे होते हैं, एकल होते हैं। AUG हैज डुअल फंक्शन, यानी कि जो AUG कोडान होगा वो कैसा, दो तरीके का कार्य करेगा। इट कोड फॉर मेथियोनिन, यानी कि ये बनाता है मेथियोनिन को, एंड इट आल्सो एक्ट एज इंटीरियर कोडान, और ये कैसे होते हैं, इंटीरियर कोडान की तरह भी होते हैं। अब तो ये आपका जो है आपका जेनेटिक कोड भी खत्म हो गया है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो भी आप लोग के एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो आपके सामने यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर हम आप लोग के सामने पढ़ाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में आप लोगों से मुलाकात करते हैं, देखेंगे। धन्यवाद।